सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प जुर्म की कहानी जिसका नाम है पांच बच्चे एक माँ। इस कहानी के रावी हैं अब्दुल जब्बार और इस कहानी को तहरीर किया है आरिफ चिश्ती ने। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। ये वाकया 1936 का है। दिल्ली में फ्रीज़र नाम का एक अंग्रेज़ डॉक्टर आया। मुझे उसका अर्दली मुकर्रर किया गया। इससे पहले मैं दो अंग्रेज़ डॉक्टरों का अर्दली रह चुका था। डॉक्टर फ्रीज़र बहुत अच्छा आदमी था। 3-4 महीने बाद उसे बंगाल जाने का हुक्म मिला। मेरे काम से वो इतना खुश था कि उसने मुझे अपने साथ रखने की इजाज़त ले ली। हम बंगाल गए तो चिटागांग जाने का हुक्म मिला। वहाँ छोटा सा एक सरकारी अस्पताल था। उसे बड़ा अस्पताल बनाना था। इर्द गिर्द के देहात के लोगों के लिए बड़े अस्पताल की ज़रूरत थी। वहाँ एक बंगाली हिंदू डॉक्टर था। कंपाउंडर भी बंगाली थे। मुझे बंगाली सीखनी पड़ी। उस ज़माने में चिटागांग आजकल की तरह इतना ज़्यादा मशहूर नहीं था। बंदरगाह की वजह से वहाँ आबादी तो बहुत थी। ज़्यादातर लोग मल्लाह और माहीगीर थे। वहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क मालूम नहीं होता था। उन लोगों के लिए बड़े अस्पताल की ज़रूरत थी जिसके लिए डॉक्टर को वहाँ भेजा गया था। एक रोज़ एक गरीब सी औरत अपने बच्चे को उठाए हुए दौड़ती आई। वो रो रही थी। बच्चे की उम्र मुश्किल से 1 साल थी। उसके मुंह से झाग निकल रही थी और वो बहुत तकलीफ से सांस ले रहा था। डॉक्टर फ्रीज़र मुझे हर वक्त अपने साथ रखता था क्योंकि वहाँ मेरे सिवा उसकी ज़बान समझने वाला कोई नहीं था। हिंदू डॉक्टर घोष अंग्रेजी समझता था लेकिन वो अपने काम में मसरूफ रहता था। आप मुझे तालीम याफ्ता आदमी ना समझें। मैं अंग्रेजी लिखना और पढ़ना नहीं जानता था। अंग्रेज़ों के साथ रह रहकर सिर्फ बोल और समझ गया था। ये बंगाली औरत अपने बच्चे को लाई तो मैं भी डॉक्टर फ्रीज़र के साथ था। उसने बच्चे को देखा तो ये ख्याल जाहिर किया कि ये लोग बच्चों को एहतियात से नहीं रखते। बच्चे के मुंह पर कोई कपड़ा आ गया होगा जिससे उसका दम घुट गया है। डॉक्टर ने दवाई के 2-4 कतरे बच्चे के मुंह में टपकाए और सीने को दबाया जिससे बच्चे का सांस चल पड़ा। बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। माँ का रोना बंद हो गया और वो बंगाली जबान में कुछ कहने लगी। डॉक्टर फ्रीजर ने एक हिंदू कंपाउंडर को बुलाया और उससे पूछा कि ये औरत क्या कहती है। उसने औरत की बातें सुनकर बताया कि वो डॉक्टर का शुक्रिया अदा कर रही है और कह रही है कि इससे पहले उसके घर के इर्द गिर्द 4 बच्चे इसी बीमारी से मर चुके हैं। ये सुनकर डॉक्टर फ्रीजर ने हिंदू डॉक्टर को बुलाया और उससे पूछा कि इससे पहले कोई बच्चा इस हालत में उसके पास कभी लाया गया था। डॉक्टर घोष ने लापरवाही से जवाब दिया कि ये बहुत पसमानदा और जाहिल लोग हैं। इनके बच्चे बहुत पैदा होते हैं, बिल्कुल एहतियात नहीं करते। अगर ये पसमानदा और जाहिल हैं तो क्या तुम इन्हें इंसान नहीं समझते? डॉक्टर फ्रीजर ने उसकी लापरवाही देखकर गुस्से से कहा, मैंने पूछा है कि तुम्हारे पास इससे पहले इस हालत में कभी कोई बच्चा लाया गया है? मुझे शक है कि यहाँ की कोई बीमारी है जो वबा बनती जा रही है। मेरे सवाल का जवाब दो। इससे पहले 4 बच्चे इस हालत में मेरे पास आ चुके हैं, डॉक्टर घोष ने जवाब दिया, लेकिन चारों मर गए थे। कितने कितने वक्फे के बाद लाए गए थे? डॉक्टर फ्रीजर ने पूछा। और उनकी मौत किस तरह वाकया हुई थी? तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर 3-3, 4-4 दिनों के वक्फे से लाए गए थे, डॉक्टर घोष ने जवाब दिया। 3 तो अस्पताल में आते ही मर गए थे और चौथा एक रोज के बाद मरा था। ये कहकर डॉक्टर घोष ने कहा, मोहतरम डॉक्टर, अगर आपने यहाँ एक एक मरीज पर इतनी ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी तो आपको बहुत तकलीफ होगी। ये लोग एहतियात और परहेज नहीं करते। हमारी दवाइयाँ लेकर भी अपने तरीके ही इस्तेमाल करते रहते हैं। ये लोग तोहम परस्त हैं, गैबी आफतों में यकीन रखते हैं और देवताओं को खुश करने के लिए अजीबो गरीब हरकतें करते हैं। आप ज्यादा परेशान ना हों। अंग्रेजों में ये खूबी थी कि जिस बात में उन्हें शक होता था उसे वो लापरवाही से छोड़ नहीं देते थे। बाल की खाल उतार लेते थे। वो सबसे ज्यादा दिलचस्पी पसमानदा और जंगली लोगों में लेते थे और उनके वहम दूर करके उन्हें अपनी दवाइयों का आदी बनाते थे। डॉक्टर फ्रीजर ने डॉक्टर घोष को डांट दिया और कहा कि हम तुम्हें यहाँ ऐश करने के लिए तनख्वाह नहीं देते। हम इन लोगों को जंगली जिंदगी से निकालकर अपनी तहजीब में लाना चाहते हैं। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि इन्हें बीमारियों से निजात दिलाई जाए।
डॉक्टर घोष को ये लेक्चर देकर डॉक्टर फ्रीजर ने मुझे कहा कि इस औरत से कहो कि बच्चे को अंदर लाए। मैं बाहर गया तो वो औरत जा चुकी थी, लिहाजा बच्चों की इस बीमारी की कोई तफ्तीश ना हो सकी। उस औरत को ढूंढ कर लाना बहुत मुश्किल था। ये लोग बांसों और घास की झोंपड़ियों में च्यूंटियों की तरह रहते थे और शहर से तकरीबन 2 मील दूर थे। इलाका घना जंगल था, छोटी बड़ी पहाड़ियां भी थीं। वहां भी ये मखलूक आबाद थी। उस जमाने में उन जंगलों में दरिंदे भी होते थे। डॉक्टर फरीजन ने यह इरादा कर लिया कि वो उन लोगों में घूम फिर कर उन्हें अंग्रेजी तरीकाए इलाज से रोशनास करवाएगा और उन्हें तोहमात से निजात दिलाएगा। उनके मजहब के मुतालिक कुछ भी पता न चल सका कि क्या है। वो हिंदू भी नहीं थे, मुसलमान और ईसाई भी नहीं थे। उन्हें इबादत करते भी नहीं देखा गया था। यही मालूम हो सका कि उनके कुछ पेशवा होते हैं और उन्हीं को वो अपने देवता या खुदा मानते हैं। बीमारियों को वो देवताओं की नाराजगी और गुस्सा समझते हैं। चुनाचे उसका ये इलाज करते हैं कि जवान लड़कियां देवताओं को खुश करती हैं और लोग देवताओं को चावल, नारियल, अनानास और ताड़ी की शराब की सूरत में तोहफे देते हैं। डॉक्टर फ्रीजर ने वहां की पुलिस से उन लोगों के मुतालिक जो बातें मालूम की, उनसे ये पता चला कि पुलिस उन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं लेती, क्योंकि ये लोग कोई जुर्म नहीं करते। चोरी, डाका और कत्ल वगैरह को ये खुद इतना बड़ा गुनाह समझते हैं कि ऐसे जराइम के मुतल्लिक सोच भी नहीं सकते। उन्होंने अपने कानून बना रखे हैं जिसकी वो पूरी पाबंदी करते हैं। शहर में बंदरगाह पर या कहीं भी ये घूमे फिरें, पुलिस को उनकी तरफ से ऐसा कोई खतरा नहीं होता कि वो कोई जुर्म करेंगे। डॉक्टर फ्रीजर ने उनके मुतल्लिक ये सुना तो उसने अपना ये इरादा और पक्का कर लिया कि वो उन्हें नई तहजीब में लाएगा। उसने ये इरादा इस उम्मीद पर पक्का किया था कि जो लोग इखलाक और कानून के इतने ज़्यादा पाबंद हैं, वो शहरी तहजीब को जल्द कबूल कर लेंगे। ये तो मुझे मालूम था कि डॉक्टर फ्रीजर अंग्रेज़ी दवाइयों के जादू से उन्हें ईसाई बनाना चाहता है। अंग्रेज़ों ने अफ्रीका के हबशियों में डॉक्टरों के ही जरिए ईसाई मजहब फैलाया था। 3 दिन गुजरे तो 2 औरतें घबराई हुई अस्पताल में आईं। एक ने एक बच्चे को उठा रखा था। बच्चे की उम्र 1 साल के लगभग थी। बच्चे की आंखें बाहर को आ रही थीं, मुंह खुला हुआ और जबान बाहर निकली हुई थी। मुंह से झाग निकल रही थी। बच्चा सांस ले रहा था, लेकिन बहुत मुश्किल से। डॉक्टर फ्रीजर ने बच्चे को मेज पर लिटाया, मगर बच्चा एक हिचकी लेकर मर गया। डॉक्टर ने फिर भी बच्चे का सांस चलाने की कोशिश की। उसके सीने से कपड़ा हटाया और सीने को दबाने लगा। इत्तफाक से बच्चे की ठोड़ी ऊपर को उठ गई और सर एक तरफ ढलक गया। बच्चे की शह रग पर तकरीबन निस्फ इंच चौड़ा और उससे जरा सा लंबा निशान था, जैसे वहां खून जम गया हो। डॉक्टर उस निशान को देखता रहा, फिर उस पर झुककर बहुत गौर से देखने लगा। ये निशान पहले गुलाबी रंग का था, देखते देखते उसका रंग नीला होने लगा। डॉक्टर फरीजन ने डॉक्टर घोष को बुलाया और उसे यह निशान दिखाकर पूछा कि उसने इस बीमारी से मरने वाले पहले बच्चों के गलों पर ऐसा निशान देखा था। डॉक्टर घोष ने जवाब दिया कि उसने किसी बच्चे की गर्दन देखी ही नहीं थी। अगर ये निशान हर एक बच्चे की शह रग पर था, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये बच्चे किसी बीमारी से नहीं मरे। इन्हें कत्ल किया गया है, डॉक्टर फरीजन ने कहा। अगर वो नहीं, तो ये बच्चा कत्ल किया गया है। अब मैं आपको जो कहता हूँ वो इन औरतों से पूछो, और ये जो जवाब देती हैं वो मुझे बताओ। इनसे पूछो कि बच्चे को ये तकलीफ कब और किस तरह शुरू हुई। क्या माँ या घर का कोई मर्द या औरत या बच्चा उसके पास था? डॉक्टर घोष ने उनकी जबान में औरतों से ये सवाल पूछे और उनके जवाब सुनकर अंग्रेजी में डॉक्टर फरीजर को बताए। जवाब ये था कि माँ को एक जगह से लकड़ियाँ उठाने के लिए घर से जरा बाहर जाना था। ये उसका पहला बच्चा है। बच्चे का बाप घर में नहीं था। वो चूंकि लकड़ियाँ उठाने जा रही थी, इसलिए बच्चे को साथ नहीं ले जा सकती थी। वो बच्चा किसी औरत के हवाले करने के लिए झोंपड़ी से बाहर आई, तो मागीन नाम की एक औरत उधर से गुजर रही थी। उसे कहा कि वो जरा सी देर बच्चे का ख्याल रखे ताकि वो लकड़ियाँ उठा लाए। मागीन ने बच्चा उसकी गोद से ले लिया और झोंपड़े में चली गई। ये औरत लकड़ियां लेने चली गई, लेकिन रास्ते में ही उसे ख्याल आ गया कि वो रस्सी साथ नहीं लाई। वो रस्सी लेने के लिए झोंपड़े में गई। उसने देखा कि उसका बच्चा तेजी तेजी से हाथ पांव मार रहा है और मागीन उस पर झुकी हुई है। डॉक्टर फरीजर ने उस औरत से पूछा कि और ज्यादा सोचकर बताओ कि मागीन बच्चे को संभालने की कोशिश कर रही थी या उस पर सिर्फ झुकी हुई थी।
डॉक्टर घोष ने औरत के जवाब का ये तर्जुमा किया। वो सिर्फ झुकी हुई थी, और जब माँ अंदर दाखिल हुई तो मागीन अपना एक हाथ बच्चे की गर्दन से हटा रही थी। इससे पूछो, डॉक्टर फ्रीजर ने कहा। अगर हम कहेंगे कि मागीन ने बच्चे को कत्ल किया है, तो क्या ये मान लेगी? डॉक्टर घोष की जबानी ये सवाल सुनकर उसने और उसके साथ आई हुई औरत ने इकट्ठे बोलना शुरू कर दिया। नहीं, उन्हें मागीन के खिलाफ ये इल्जाम सुनकर गुस्सा आ गया। डॉक्टर घोष ने कहा, कहती हैं कि मागीन बेचारी खुद मजलूम औरत है। उससे देवता नाराज हो गए हैं। उसके दो बच्चे हुए थे, दोनों मर गए हैं, और खामिंद उसे छोड़कर चला गया है। सारे लोग उसका बहुत ख्याल रखते हैं। वो हर औरत के दूध पीते बच्चे से प्यार करती है। देवता हमारे साथ भी नाराज हो गए हैं। 5 बच्चे इस बीमारी से मर गए हैं। हमारे पुरोहित देवताओं को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब डॉक्टर घोष भी इस वारदात में दिलचस्पी लेने लगा था। वो कुछ देर उन औरतों से बातें करता रहा। फिर उसने ये बातें डॉक्टर फ्रीजर को सुनाई। ये लोग बिल्कुल जंगली हैं, डॉक्टर घोष ने कहा। मैंने इन्हें कहा है कि तुम्हारा ये बच्चा कत्ल हुआ है, तो ये मुझे बुरा भला कहती हैं। इन्होंने बताया है कि इनके पेशवा या बुजुर्ग जंगल में रहते हैं। उन्होंने कहा है कि उन पर सारा आसमान नाराज हो गया है। ये पेशवा रात को उनसे कुर्बानियां और तोहफे ले लेते हैं, और आसमान और समुंदर के देवताओं को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। मैंने उन औरतों से पूछा है कि क्या वो औरतें मिल सकती हैं जिनके बच्चे इस बीमारी से मर चुके हैं। इन्होंने बताया है कि वो सब यही हैं। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि तुम लोग अगर ये समझते हो कि तुम्हारे बच्चे देवताओं की नाराजगी से मर गए हैं, तो फिर अस्पताल क्यों आती हो? इस बात का इन्होंने ये जवाब दिया है कि अस्पताल की दवाई पर देवता का कोई असर नहीं होता। डॉक्टर फ्रीजर ने फौरन पुलिस को इत्तला दी और कहा कि इसका मतलब ये है कि इन लोगों का अस्पताल और दवाइयों पर कुछ न कुछ एतमाद है। इससे हम फायदा उठा सकते हैं। ये अपने पेशवाओं से भी अकीदत रखते हैं, और हम पर भी भरोसा करते हैं। मैं इन्हें अपने असर में लाऊंगा। ये जंगली लोग जंगलों में रहते थे या शहरों में, ये सब अंग्रेजों की रियाया थे, और उन पर अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसलिए डॉक्टर फ्रीजर ने पुलिस को इत्तला देना जरूरी समझा। एक बंगाली थानेदार आ गया। डॉक्टर घोष ने उसे बंगाली जबान में कुछ कहा। उसने डॉक्टर घोष को कुछ जवाब दिया, जो डॉक्टर घोष ने डॉक्टर फ्रीजर को बताया। थानेदार ने कहा था, ये लोग माहीगीरी करते हैं, लेकिन ये दरअसल जंगलों के रहने वाले हैं। हमने इनके मामलात में कभी दखल नहीं दिया, क्योंकि ये हमारे कानून के खिलाफ कोई हरकत नहीं करते। बंदरगाह में आकर कश्तियों और दखानी जहाज़ों से सामान उतारते हैं। इन्होंने कभी चोरी नहीं की। अगर ये एक दूसरे को कत्ल करते हैं तो हमें क्या? किसी शहरी को कत्ल करेंगे तो हम उन्हें पकड़ेंगे। क्या वो जंगल जहां ये लोग रहते हैं अंग्रेजी कानून के तहत नहीं? डॉक्टर फ्रीजर ने उससे पूछा। हैं तो आप ही के कानून के तहत, थानेदार ने जवाब दिया। फिर मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट क्यों ना लिखूं कि तुम अपने फराइज में कोताही कर रहे हो? डॉक्टर फरीजर ने कहा, एक बच्चा कत्ल हो गया है। मुझे शक है कि 4 या 5 बच्चे कत्ल हो चुके हैं, मगर तुम नजरअंदाज करते हो। थानेदार बहुत घबराया। उसने फौरन अपना रवैया बदल लिया और कहने लगा कि हजूर जिस तरह हुक्म दें पूरा करूंगा। दोनों औरतों को वो डॉक्टर फ्रीजर के हुक्म से थाने ले गया, और बच्चे की लाश को दोनों डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए अलग ले गए। मुझे ये मालूम ना हो सका कि पोस्टमार्टम ने डॉक्टरों ने क्या कुछ देखा। मुझे सिर्फ ये पता चला कि बच्चे का सांस रोक कर उसे कत्ल किया गया है। शाम के वक्त बच्चे की लाश उसकी मां को दे दी गई। उस वक्त बच्चे का बाप 2 आदमियों के साथ अस्पताल में अपनी बीवी को ढूंढता हुआ आ गया था। उससे मालूम हुआ कि उसका कबीला जंगलों में रहता है। थोड़े से लोग यहाँ शहर में मजदूरी वगैरह करने या मछलियाँ वगैरह पकड़ने वालों के साथ उजरत पर काम करने या खुद मछलियाँ पकड़ने के लिए शहर में झुग्गियाँ बनाकर रहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि रात के वक्त वो जंगल में जाते हैं जहाँ उनके पंडित किस्म के लोग कोई जंतर मंतर करते और रस्में अदा करते हैं। डॉक्टर घोष ने उन्हें बताया कि तुम्हारे जितने बच्चे दम घुटने की बीमारी से मरे हैं, उन्हें कत्ल किया गया है। इसलिए वो पुलिस की मदद करें ताकि कातिल को पकड़ा जाए, वरना उनके बहुत से बच्चे इसी तरह कत्ल हो जाएंगे। डॉक्टर घोष को उन लोगों की तरफ से जवाब ये मिला कि वो इसे मुकद्दस बापों से इजाज़त लेकर कुछ करेंगे। उनसे जब पूछा गया कि क्या वो अस्पताल में जब दवाई लेने आते हैं तो अपने मुकद्दस बापों से पूछ कर आते हैं, उन्होंने जवाब दिया कि वो यहाँ चोरी छुपे आते हैं। उनके मुकद्दस बाप उनका यहाँ आना पसंद नहीं करते।
ان کے یہ خیالات معلوم کر کے بھی ڈاکٹر فریزر خوش ہوا کہ یہ لوگ اگر اپنے جنگلی پیشواؤں یا مقدس باپوں سے آزاد ہو جائیں تو انہیں ہسپتالوں اور دوائیوں کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے دن پتہ چلا کہ پولیس ان ماؤں کو ڈھونڈنے اور انہیں تھانے لے جانے کے لیے ان لوگوں کی جھگیوں میں گئی جن میں سے 4 کے بچے مر چکے تھے اور ایک کا بچ گیا تھا۔ ان میں سے وہ عورت کسی نہ کسی خیال سے اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے ہسپتال میں آ گئی جو 3 4 دن گزرے اپنے بچے کو بے ہوشی کی حالت میں لائی تھی۔ یہ بچہ بچ گیا تھا۔ ڈاکٹر فریزر نے بچے کی گردن کے سامنے، جہاں ہسلی کی دونوں ہڈیاں گردن کے آگے ملتی ہیں، ان کے درمیان ہلکا سا ایک نشان تھا جس کا سائز اتنا ہی تھا جتنا مرے ہوئے بچے کی شہ رگ پر تھا۔ ان لوگوں میں عجیب چیز یہ دیکھی گئی کہ شہروں میں رہنے والے بنگالیوں کے رنگ کالے تھے، لیکن جنگلوں میں رہنے والے ان لوگوں کے رنگ کچھ کچھ گورے تھے یا پیلے اور سرخ۔ میں یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ بنگال کے ہی باشندے تھے یا نہیں۔ سنا تھا کہ یہ آسام کے جنگلوں کے رہنے والے ہیں۔ آسامیوں کے رنگ بڑے صاف ہوتے تھے۔ رنگ صاف ہونے کی وجہ سے جسم پر ہلکا سا نشان بھی صاف نظر آتا تھا۔ اس بچے کی گردن کا نشان بہت ہلکا ہو گیا تھا مگر نظر آتا تھا۔ ڈاکٹر فریزر نے اس عورت سے پوچھا کہ وہ تھانے جانے کے بجائے ہسپتال کیوں آ گئی ہے، تو اس نے جواب دیا کہ تھانے میں بدماش اور گناہ گار لوگ جاتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے جب پولیس کے سپاہیوں نے کہا کہ بچے کو لے کر تھانے چلو تو میں نے کہا کہ میں بچے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی جس نے اس کو زندگی دی ہے۔ میں اپنے بے گناہ بچے کو تھانے میں نہیں لے کر جاؤں گی۔ ہم سب اس کے اس جواب پر بہت ہنسے۔ وہ بہت سیدھے سادے لوگ تھے۔ پولیس نے اسے کہا کہ اچھا چلو ہسپتال ہی چلی چلو۔ وہ جب ہسپتال آئی تو تھانے دار بھی آ گیا۔ اس عورت سے پوچھا گیا کہ اس کے بچے کو یہ تکلیف کس طرح شروع ہوئی تھی اور اس وقت بچہ کس کے پاس تھا۔ اس نے بھی ماگین کا نام لیا اور کہا کہ بچہ اس کے جھونپڑے میں سو رہا تھا۔ اس کے دوسرے بچے باہر کھیل رہے تھے۔ وہ جھونپڑے کے باہر مچھلی پکا رہی تھی۔ ماگین آ گئی۔ اس کے آتے ہی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے ماگین سے کہا کہ بچے کو باہر اٹھا لاؤ، میں اسے دودھ پلا دوں۔ بچہ بہت رو رہا تھا۔ ماگین اندر گئی تو بچہ چپ ہو گیا۔ میں سمجھی کہ ماگین نے اسے اٹھا لیا ہے، اس لیے چپ ہو گیا ہے، لیکن وہ بچے کو باہر نہیں لائی۔ تھوڑی دیر گزر گئی تو میں اندر گئی۔ میں نے خیال کیا کہ ماگین شاید بچے کو سلانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر میں اسے دودھ پلانا چاہتی تھی۔ مجھے دیکھ کر ماگین نے کہا کہ دیکھنا بچے کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے دیکھا بچے کی آنکھیں باہر آ رہی تھی، ہاتھ پاؤں بڑی زور سے مار رہا تھا اور اس کے منہ سے تھوک اور جھاگ نکل رہی تھی۔ اس عورت سے بھی پوچھا گیا کہ کیا اسے یہ شک نہیں ہوا کہ ماگین نے اس کے بچے کو قتل کیا ہے۔ اس نے وہی جواب دیا جو اس سے پہلے ایک عورت دے چکی تھی۔ وہ بھی ماگین کو مظلوم اور بے گناہ سمجھتی تھی اور کہتی تھی کہ وہ ہمارے بچوں کی دیکھ بھال کرتی رہتی ہے کیونکہ اس کے اپنے 2 بچے مر گئے ہیں اور خاوند اسے چھوڑ گیا ہے۔ باقی 4 عورتیں بھی پولیس کو مل گئیں۔ ان میں سے 2 نے کہا کہ ہم ابھی آتی ہیں اور وہ غائب ہو گئیں۔ 2 بڑی مشکل سے تھانے چلنے پر رضامند ہوئیں۔ ڈاکٹر فریزر کو یہ شک تھا کہ بنگالی تھانے دار تفتیش میں گڑبڑ کر کے یہ کہہ دے گا کہ قتل کا کوئی ثبوت نہیں ملا، لہٰذا اس نے تفتیش پر نگرانی شروع کر دی۔ وہ ڈاکٹر تھا جس کا پولیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن انگریز ہونے کی وجہ سے وہ ہر محکمے پر حکم چلا سکتا تھا۔ چونکہ یہ معاملہ بہت دلچسپ تھا، اس لیے میں بھی ڈاکٹر فریزر کے ساتھ چپکا رہا۔ اسے مجھ پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ خود بھی مجھے ساتھ ہی رکھتا تھا۔ پھر بھی وہ کہیں اکیلا نکلتا تو میں اس کے ساتھ چل پڑتا تھا۔ اس طرح میں نے اس کیس کی ساری تفتیش اپنی آنکھوں سے دیکھی اور ہم نے اپنے آپ کو جس خطرے میں ڈال دیا وہ ایک الگ قصہ ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ہی سناؤں گا۔ ان 2 عورتوں سے ان کے بچوں کی موت کے متعلق بیانات لیے گئے تو انہوں نے بالکل ویسے ہی بیانات دیے جو 2 عورتیں پہلے دے چکی تھیں۔ ان کے بچے ایک ہفتے کے وقفے سے مرے تھے۔ دونوں کی عمر 1 1 سال کے لگ بھگ تھی۔ دونوں بچے بالکل انہی حالات میں قتل ہوئے تھے، یعنی مائیں باہر تھیں اور ماگین بچے پر جھکی ہوئی تھی۔ یہ عورتیں بھی ماگین پر شک کرنے پر آمادہ نہیں تھیں۔ ان میں سے ایک کے بچے کو مرے ہوئے 14 15 دن ہو گئے تھے۔ یہ بھی اچھا تھا کہ یہ لوگ لاشوں کو دفن کرتے تھے۔ ڈاکٹر فریزر نے اس بچے کی قبر کے متعلق پوچھا تو پتا چلا کہ ان کا قبرستان جنگل میں ہے۔ اس بچے کے ماں باپ ڈاکٹر فریزر کو اپنے ساتھ قبرستان تک لے گئے۔ تھانے دار اور 4 سپاہی ساتھ تھے، میں بھی ساتھ تھا۔
उस वक्त बच्चे की माँ और उसका बाप हम सब पर टूट टूट पड़ते थे। उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की गई कि कातिल का सुराग लगाने के लिए लाश को देखना जरूरी है, जिसे बाद में हम फिर दफन कर देंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं समझ रहे थे। उनके साथ जबरदस्ती करनी पड़ी, लाश सूज गई थी। मैं हैरान था कि इस खराब हालत में डॉक्टर लाश में क्या देखेंगे। बच्चे के माँ बाप बहुत तेज दौड़ते हुए जंगल में गायब हो गए और हम लाश अस्पताल में ले आए। मुझे मालूम नहीं कि लाश के साथ डॉक्टर फरीजर ने क्या किया। वो 3 घंटे अंदर रहा, उसने फिर लाश पुलिस के हवाले करके कहा कि उसी कब्र में दफन कराओ। शाम के वक्त मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि उस बच्चे को भी सांस रोक कर मारा गया है। थानेदार ने एक सिपाही और वो 2 आदमी जिन्होंने कब्र खोदी थी लाश को दफन करने के लिए भेज दिए और मागीन की तलाश शुरू हो गई। शाम के वक्त पुलिस का सिपाही सख्त जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया। थानेदार डॉक्टर फरीजर के पास आया। डॉक्टर घोष भी उसके साथ था। थानेदार अंग्रेजी नहीं जानता था। डॉक्टर घोष ने डॉक्टर फरीजर को बताया कि उसने उन जंगलियों के मामलात में दखल देकर सख्त गलती की है। थानेदार ने बताया है कि जब पुलिस का सिपाही 2 आदमियों के साथ बच्चे की लाश कब्र में रखने के लिए गया तो उन्होंने दूर से देखा कि कब्रिस्तान में 5-6 जंगली आदमी खड़े हैं। वो सिपाही और उन 2 आदमियों को देखकर भाग गए। जब ये तीनों लाश कब्र में रख रहे थे तो अचानक 5-6 आदमी उन पर टूट पड़े। उनके पास बांसों की लाठियां थीं जिनके सिरे बर्छियों की तरह थे। सिपाही के पास लाठी थी और बेलचा भी साथ था। सिपाही को बांसों की 3-4 बर्छियां लगीं। उसने फौरन बेलचा उठा लिया। इससे उसने बर्छियों के वार रोके और वार किए, लेकिन वो जल्दी भाग आया। उसे कुछ खबर नहीं थी कि जो 2 आदमी उसके साथ थे वो मारे गए हैं या जिंदा हैं। सिपाही को मैंने देखा, उसकी पीठ में और एक रान में नोकदार बांस लगे थे। वो खुशकिस्मत था कि बच गया। उसके जख्मों पर पट्टियां बांधी गईं और फौरन पुलिस की पूरी गार्ड राइफलों से मुसल्ला भेजी गई। वो इलाका खतरनाक था, पहाड़ियां और जंगल था, आदमी जरा इधर उधर हो जाए तो मिल नहीं सकता था। गार्ड सूरज गरूब होने से पहले पहुंच गई थी। वहां दोनों आदमी नहीं थे, खून बहुत था। खून एक तरफ को गिरता गया। गार्ड खून को देखती हुई आगे गई, मगर अंधेरा हो जाने की वजह से गार्ड वापस आ गई। सुबह सूरज निकलने से बहुत पहले गार्ड फिर भेजी गई। तकरीबन 4 घंटे के बाद गार्ड अस्पताल में 2 लाशें लाई। दोनों के सर गर्दनों से कटे हुए थे। अजीब बात यह है कि लाशें कब्रिस्तान में पड़ी मिली थीं। दोनों के जिस्म बर्छियों से छलनी थे और ये वही 2 आदमी थे जिन्होंने बच्चे की लाश निकाली और दफन की थी। इन जंगलियों ने उनकी खोपड़ियां काट डाली थीं। डॉक्टर फरीजर ने पुलिस हेडक्वार्टर को इत्तला दी तो एक अंग्रेज पुलिस इंस्पेक्टर शाम के वक्त आ गया। उसने बताया कि ये लोग आसाम के खतरनाक कबायली हैं। उनके रस्म रवाज अफ्रीका के हबशियों से मिलते जुलते हैं। ये लोग इंसानी खोपड़ियों को बहुत पसंद करते हैं। उनके बच्चे की लाश कब्र से निकालना सख्त गलती थी। उन्होंने उन 2 आदमियों की खोपड़ियां उतारकर सिर्फ इंतकाम नहीं लिया, बल्कि वो ये खोपड़ियां अपने देवताओं को पेश करेंगे और हो सकता है कि वो आज रात जश्न मना रहे हों। ये अंग्रेज इंस्पेक्टर बहुत दलेर और जिंदा दिल मालूम होता था। उसका नाम एचिसन था। उसने डॉक्टर फ्रीजर से कहा कि अगर वो हिम्मत करे तो रात को तमाशा दिखाया जा सकता है। डॉक्टर फ्रीजर भी इंस्पेक्टर एचिसन की तरह जवान और दलेर आदमी था। वो तैयार हो गया। दोनों ने रिवॉल्वर ले लिए। मेरा साथ जाना जरूरी था। पुलिस से एक राइफल मंगवाई गई, टॉर्च भी मेरे हाथ में दे दी गई। इंस्पेक्टर एचिसन ने कहा था कि रिवॉल्वर पास हो तो ये लोग सैकड़ों की तादाद में भी आ जाएं तो कोई खतरा नहीं, सिर्फ एक गोली सबको भगा देगी। लेकिन प्रोग्राम ये नहीं था कि उन लोगों को पकड़ना है, बल्कि इरादा ये था कि दूर से तमाशा देखना है। शाम के खाने के बाद हम चल पड़े। इंस्पेक्टर एचिसन ने बंगाली थानेदार से कहकर एक आदमी बुला लिया था जो रहबरी के लिए साथ था। उसे मालूम था कि जंगली कहाँ रहते हैं। शहर से निकलकर हम ऐसे इलाके में दाखिल हो गए जहाँ पहाड़ियाँ, पानी, जंगल और ऊंची ऊंची घास थी। चलना बहुत मुश्किल था। थोड़े से फासले पर जाते थे तो हमारा गाइड किसी न किसी तरफ मुड़ जाता था। रात अंधेरी थी, गाइड होशियार था। उसके बगैर हम भटकते फिरते। एक जगह गाइड रुक गया। उसने बताया कि थोड़ी दूर आगे नदी है जो पानी में से गुजर कर पार करनी पड़ेगी। पानी गहरा नहीं होगा। थोड़ी देर बाद हम नदी में से गुजर रहे थे। पानी घुटनों से जरा ऊपर था। नदी पार करके हम एक पहाड़ी के साथ चलने लगे और दूर से ढोल की धम धम सुनाई देने लगी।
अंधेरी रात और ऐसे घने जंगल में ये धम धम ऐसे सुनाई देती थी जैसे इंसान नहीं बल्कि जिन भूत बजा रहे हों। मैं पंजाब के ढोलों की आवाज जानता था। ऐसी आवाज जो जंगल में सुनाई दे रही थी मेरे लिए बड़ी ही अजीब थी। हम उस आवाज की तरफ जा रहे थे, फिर हमें इंसानों के नारों की तरह का शोर सुनाई देने लगा। मेरा ख्याल है कि हमें चलते 4 घंटे गुजर गए थे। आवाजें इतनी ऊंची हो गईं जैसे 10-15 कदम दूर से आ रही हों। आगे एक टीकरी थी, शोर शराबा और ढोल की धमधम उस टीकरी की दूसरी तरफ थी। गाइड टीकरी पर चढ़ने लगा, फिर हम भी चढ़ने लगे। उस पर दरख्त बहुत थे। हम जरा ऊपर गए तो आसमान रोशन हो गया और लोगों का शोर बंद हो गया। अब सिर्फ ढोल की धम धम और उसकी ताल पर ताली की आवाजें आने लगीं और उनके साथ बारीक बारीक घंटियों की आवाजें भी शामिल थीं। ये ताल और मौसीकी किसी और ही दुनिया की थी। गाइड ऊपर जाकर बैठ गया, हम जरा नीचे थे। गाइड पर हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी। डॉक्टर फ्रीजर और इंस्पेक्टर एचिसन भी ऊपर जाकर बैठ गए। मैं जब उनके करीब पहुंचा तो सामने वही मंजर देखा जिसके मुतालिक लोग बताया करते थे। पंजाब के देहात में मशहूर था कि रात के वक्त जंगल में जिन और चुड़ैलें इंसानों का रूप धार कर नाच गाना किया करती हैं। कोई उन्हें देखता तो उन्हें इंसान समझकर उनके पास चला जाता, फिर वापस नहीं आ सकता था। मैंने बिल्कुल वही मंजर देखा। जिन और चुड़ैलें इंसानों के रूप में नाच रही थीं। बहुत सी मशलें जो उन्हीं ने बांसों के साथ कोई खास लकड़ी बांधकर बनाई थीं, जल रही थीं। दो जगह लकड़ियों के अलाव थे। वो लोग हमसे ज्यादा दूर नहीं थे। हम टीकरी के ऊपर थे और वो नीचे। जहां वो थे वहां मैदान था। बहुत से जंगली दायरे में बैठे थे। दरमियान में 13 लड़कियां नाच रही थीं। सर से नाफ तक वो नंगी थीं। कमर के गिर्द टखनों तक थोड़ा सा कपड़ा बांध कर रखा था। सबके बाल खुले थे। उनकी हरकत बिल्कुल एक जैसी और इकट्ठी थी। किसी लड़की का सर भी नहीं हिलता था। अगर सर हिलता था तो एक नहीं बल्कि 13 सर एक ही हरकत करते थे। वो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को हरकत देती थीं और जिस्म को ऐसे अंदाज में बल देती थीं कि दिल पर अजीब सा असर पैदा होता था। उनका जिस तरफ मुंह था उधर 5 आदमी जमीन पर शहाना अंदाज से बैठे थे। वो भी सर से नाफ तक नंगे थे। ये नाच जारी था कि एक तरफ से आदमियों की एक कतार निकली और निहायत खूबसूरती से लड़कियों की कतार में शामिल हो गई। उन आदमियों के जिस्म आग की रोशनी में बहुत ही खूबसूरत लगते थे। वो भी नाफ तक नंगे थे। लड़कियों के साथ मिलकर उन आदमियों ने जब नाचना शुरू किया तो अजीब ही समा बन गया। ये नाच उछल कूद वाला नहीं था। ऐसे नजर आता था जैसे पानी में मछलियां बड़े आराम आराम से तैर रही हों। इसके साथ ही ढोल की हल्की हल्की धम धम और घंटियों की आवाजें दिलकशी में इजाफा कर रही थी। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि दोनों अंग्रेज दम बखुद हो गए थे। मेरी अपनी हालत ये थी कि मैं उन नाचने वालों को इंसान नहीं, जिन मानने लगा था। मगर ये जादू फौरन ही टूट गया क्योंकि ये लोग अचानक ही जंगली बन गए। ढोलों की थाप भी बदल गई। नाचने वाले बेहुदा तरीके से कूदने लगे। कूदते उछलते ये लड़कियां और आदमी एक तरफ चले गए और मैदान खाली हो गया। यकलख्त सारा हजूम खुशी से चीखने और चिल्लाने लगा। एक तरफ से 5 आदमी सामने आए। हर एक ने बाजुओं पर एक एक जवान लड़की उठा रखी थी। वो एक सफ में ढोल की धम धम पर आगे बढ़ने लगे और उन 5 आदमियों के आगे एक एक लड़की जमीन पर लिटा दी जो बादशाहों की तरह बैठे थे। यही उनके मुकद्दस बाप थे। वो उठे और उसके साथ ही जंगलियों पर सन्नाटा तारी हो गया। ऐसे मालूम होता था जैसे ये सब मिट्टी के बुत हैं। पांचों लड़कियां जमीन पर चित लेटी रहीं। उनके मुकद्दस बापों ने मालूम नहीं क्या कहा। वो थोड़ी देर बोलते रहे, फिर लोग वहां से जाने लगे। मशालें भी चली गईं। दो जगहों पर आग जल रही थी जिसकी रोशनी में 5 आदमी और उनके सामने लेटी हुई 5 लड़कियां नजर आती रहीं। वो लड़कियों के करीब गए और लड़कियां उठ खड़ी हुईं। ये आदमी मुख्तलिफ सिमतों को चल पड़े। हर एक के पीछे एक एक लड़की जा रही थी। इंस्पेक्टर एचिसन ने डॉक्टर फ्रीजर को बताया कि ये लड़कियां उन्हें कुर्बानी के तौर पर दी गई हैं। वो समझते हैं कि ये कुर्बानी देवताओं को दी जा रही है। ये 5 आदमी मुकद्दस बाप कहलाते हैं। शराब में बदमस्त हैं। ये अब कई दिन इन लड़कियों को अपने पास रखेंगे। डॉक्टर फ्रीजर ने परेशान सा होकर कहा, मैं इन लोगों को इस पसमानदगी और इस फरेब से निकालना चाहता हूँ।
ایچیسن نے اسے کہا، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ہم یہاں انہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ سارا ہجوم ہمیں گھیر کر پتھروں اور بانسوں کی برچیوں سے ختم کر دے، پھر ہماری کھوپڑیاں بھی ان کے کھوپڑیوں کے خزانے میں جمع ہو جائیں گی۔ انہیں شہری تہذیب میں لانے کے لیے 1 صدی لگے گی۔ آؤ چلیں۔ تمہارے جو 2 آدمی قتل ہو گئے ہیں ان کے متعلق کوئی کارروائی نہیں کرو گے؟ ڈاکٹر فریزر نے پوچھا۔ نہیں، انسپیکٹر نے جواب دیا، ان کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے ہمیں پوری پولیس فورس اور فوج سے اس سارے جنگل پر حملہ کرنا پڑے گا، جس کے نتیجے میں کچھ ہمارے آدمی مارے جائیں گے اور بہت سے ان کے۔ ہم ایسی کارروائی نہیں کریں گے۔ ہم اتنا ہی کریں گے کہ ان 2 آدمیوں کے گھر والوں کو کچھ رقم دے دیں گے، کیونکہ وہ پولیس کا کام کرتے ہوئے مارے گئے ہیں۔ ہم واپس چل پڑے۔ جب اپنے ٹھکانے پر پہنچے تو رات ختم ہو چکی تھی اور ہندو تھانے دار انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس نے خبر یہ سنائی کہ ماگین کو پکڑ لیا گیا ہے اور چند ایک گواہ بھی مل گئے ہیں۔ اس ہندو نے یہ پھرتی صرف اس لیے دکھائی تھی کہ اس کے محکمے کا انگریز انسپیکٹر آ گیا تھا، ورنہ وہ بچوں کے قتل میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے مزدوروں میں کام کرنے والے سرکاری مخبروں کے ذریعے ماگین کا سراغ لگا لیا تھا۔ وہ اکیلی رہتی تھی۔ اسے تھانے لے گئے اور 3 ایسے آدمی بھی ہاتھ آ گئے جو ماگین کے قبیلے کے تھے اور اسے پوری طرح جانتے تھے۔ انسپیکٹر ایچیسن نے تھانے دار سے کہا کہ ان سب کو وہیں یعنی ڈاکٹر فریزر کے بنگلے میں لے آئے۔ وہ دوڑتا گیا اور ان لوگوں کو لے آیا۔ ماگین جوان عورت تھی۔ وہ کوئی ایسی خوبصورت تو نہیں تھی لیکن بدصورت بھی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ 3 آدمی تھے۔ ان کے ساتھ باتیں کرنے اور ان کی باتیں سمجھانے کا کام ڈاکٹر گھوش نے کیا۔ سب سے پہلے ماگین سے پوچھا گیا کہ کیا اس نے ان بچوں کو قتل کیا ہے۔ اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اس نے اپنے ساتھ آئے ہوئے آدمیوں کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اسے اپنی زبان میں کچھ کہا تو وہ ڈاکٹر فریزر اور انسپیکٹر ایچیسن کی طرف دیکھنے لگی جیسے اس نے بات سنی یا سمجھی ہی نہ ہو۔ کئی بار پوچھنے کے باوجود وہ بالکل خاموش رہی۔ انگریز انسپیکٹر نے ڈاکٹر فریزر سے کہا، اس عورت کے دماغ پر کوئی شدید اثر ہے۔ اس نے بچوں کو قتل ضرور کیا ہے لیکن ہوش میں نہیں کیا۔ کیا یہ کسی پاگل پن کی حالت میں قتل کرتی ہے؟ اس کے متعلق کچھ پوچھنا پڑے گا۔ اس نے ماگین کو باہر بھیج دیا اور اس کے ساتھ آئے ہوئے آدمیوں سے اس کے متعلق کچھ پوچھا۔ وہ اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ماگین کی شادی ایک ایسے آدمی کے ساتھ ہو گئی تھی جو بہت برا آدمی تھا۔ اس کی توجہ دوسری عورتوں کی طرف رہتی تھی، شراب پیتا تھا اور غائب رہتا تھا۔ اس کے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک کی عمر 4 سال ہوئی اور دوسرے کی 1 سال۔ تو ایک روز اس کا خاوند ایک عورت کے ساتھ پکڑا گیا۔ ان لوگوں میں شادی شدہ مرد یا عورت کا کسی دوسرے سے تعلقات رکھنا اتنا ذلیل جرم سمجھا جاتا تھا کہ دونوں کو قتل کر کے ان کے سر جسموں سے کاٹ دیے جاتے تھے۔ جسم ایسے پانی میں جا کر پھینکے جاتے تھے جس میں مگرمچھ ہوتے تھے اور سر جنگل میں پھینک دیے جاتے تھے۔ شادی شدہ عورت صرف مقدس باپ کے پاس جا سکتی تھی، بشرط یہ کہ وہ اس عورت کو اپنے پاس بلائے۔ اس صورت میں ایسی عورت کا خاوند فخر کیا کرتا تھا، لیکن یہ اعزاز کسی بہت ہی خوبصورت شادی شدہ عورت کو حاصل ہوتا تھا۔ ماگین کا خاوند ایک عورت کے ساتھ پکڑا گیا۔ پکڑنے والے 2 آدمی تھے۔ ماگین کا خاوند ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کے بعد وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ عورت کو قبیلے نے سزائے موت دے دی، اس کا جسم اور سر غائب کر دیے گئے۔ ماگین اسی طرح خاموش رہنے لگی جس طرح اب ہے۔ 10 12 دنوں بعد اس کا چھوٹا بچہ مر گیا۔ ان 3 آدمیوں میں سے ایک نے اس کے بچے کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ کھلی ہوئی تھیں اور زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ منہ سے جھاگ نکلی ہوئی تھی اور چہرے کا رنگ نیلا ہو گیا تھا۔ مقدس باپ نے بچے کی لاش دیکھ کر بتایا کہ اس عورت پر دیوتا سخت ناراض ہے۔ بچے کو دفن کر دیا گیا اور رات کو 2 کنواری لڑکیوں کی قربانی دی گئی۔ 15 16 روز کے بعد ماگین کا بڑا بچہ بھی بالکل اسی حالت میں مر گیا۔ یہ 3 مہینے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس بچے کے مرنے کے کچھ دن کے بعد ایک اور ماں کا بچہ جس کی عمر 1 سال تھی اسی حالت میں مرا۔ اس وقت بچے کی ماں باہر تھی اور ماگین بچے کے پاس تھی۔ یہ بچہ جنگل میں مرا تھا۔ سارا قبیلہ بہت ڈرا۔ مقدس باپ نے کہا کہ یہ عورت یہاں سے چلی جائے، دیوتا اس سے ناراض ہیں۔ اس دوران یہ 3 آدمی محنت مزدوری کے لیے چٹاگانگ میں آ گئے۔ یہاں جنگلی اکثر آتے رہتے ہیں جن میں سے بہت سے شہر کے قریب جھگیاں بنا کر آباد ہو گئے تھے۔ ماگین ان کے ساتھ آ گئی۔ اس کے قبیلے کی عورتیں اسے مظلوم عورت سمجھ کر اس کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ وہ کوئی کام نہیں کرتی تھی۔
اسے یہ لوگ گھر کے فرد کی طرح کھانا دیتے تھے، یہاں آ کر بھی بچے اسی بیماری سے مرنے لگے۔ پھر بھی کسی کو شک نہ ہوا کہ بچوں کو ماگین قتل کرتی ہے۔ ان لوگوں نے جنگل میں جا کر مقدس باپوں کو بتایا، انہوں نے کچھ اپنی رسمیں ادا کی، پھر جب ایک بچے کی لاش قبر کھود کر نکالی گئی تو جنگلیوں کو پتہ چل گیا۔ سارے قبیلے پر دہشت طاری ہو گئی، وہ خوفزدہ ہوئے کہ اب ان پر بڑا ہی ظالم قہر نازل ہوگا۔ اس سے بچنے کا یہی ذریعہ تھا کہ قبر کھودنے والوں کی کھوپڑیاں اتار کر دیوتاؤں کو پیش کی جائیں۔ قبیلے کے بڑوں نے اپنا کوئی حساب کر کے بتایا کہ 5 کنواری لڑکیوں کی قربانی دینا ہوگی۔ یہ قربانی رات کو دے دی گئی۔ یہ 3 آدمی اور ماگین اس قربانی میں شریک نہیں ہو سکے کیونکہ پولیس نے انہیں پکڑ لیا تھا۔ بہرحال ہم قربانی کی یہ رسم دیکھ آئے تھے۔ ماگین کے متعلق دونوں انگریزوں کی رائے یہ تھی کہ اس کا دماغ اس کے قابو سے نکل گیا ہے۔ اس نے اسی پاگل پن میں اپنے بچوں کو قتل کر کے خاوند سے انتقام لیا ہے۔ شاید اس سے اسے کچھ سکون ملتا ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1 سال کی عمر کے بچے کو دیکھ کر وہ بھڑک اٹھتی ہو اور اسے انتقام کے طور پر مار دیتی ہو۔ ماگین سے ایک بار پھر انسپکٹر ایچیسن اور ڈاکٹر فریزر نے باتیں کی، لیکن اس پر خاموشی طاری رہی۔ اپنے آدمیوں کے کہنے کے باوجود اس نے زبان نہ کھولی۔ اس کے کانوں میں بار بار یہ بات ڈالی گئی، تم نے اپنے اور دوسرے بچوں کو قتل کیا ہے، مگر وہ بت بن کر بیٹھی رہی۔ دونوں انگریزوں نے اس کے ساتھ کے 3 آدمیوں کو بتایا کہ تمہارے بچوں کو یہ عورت قتل کرتی ہے۔ اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو بچوں کو قتل کرتی رہے گی، اس لیے ہم اسے جانے نہیں دیں گے۔ اسے کسی پاگل خانے میں بھیج دیں گے۔ یہ لوگ کچھ بھی نہیں سمجھ رہے تھے، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ پاگل خانہ کیا ہوتا ہے۔ ماگین کو پھر بٹھا دیا گیا۔ مجھے ڈاکٹر فریزر نے کسی کام کے لیے ہسپتال بھیج دیا۔ میں 2 گھنٹے بعد بنگلے میں گیا تو پتا چلا کہ ماگین لاپتہ ہے۔ کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ وہ کس وقت اور کس طرف نکل گئی ہے۔ جھونپڑوں میں بھی نہیں گئی۔ سورج غروب ہونے سے پہلے اس کی لاش ہسپتال میں لائی گئی۔ یہ جھونپڑوں سے 1 میل دور جنگل سے اٹھائی گئی تھی۔ ماگین کی لاش کی گردن کے گرد ایک کپڑا کس کر بندھا ہوا تھا۔ گانٹھ پیچھے تھی۔ اس نے بڑی عقل مندی سے اپنے آپ کو قتل کیا تھا۔ اس کپڑے میں چھوٹا سا ایک پتھر بندھا ہوا تھا جو اس کی شہ رگ پر بالکل اس مقام پر تھا جہاں وہ انگوٹھا رکھ کر بچوں کا سانس روکتی تھی۔ اس نے پتھر کپڑے میں باندھ کر شہ رگ کے اس مقام پر رکھا اور کپڑے کو اپنی گردن کے پیچھے گانٹھ دے دی۔ پتھر نے شہ رگ کو دبا کر اس کا سانس روک دیا اور اسے اسی طرح ہلاک کیا جس طرح اس نے اپنے 2 بچوں اور 5 دوسرے بچوں کو قتل کیا تھا۔